चाहते थे। दूसरी बात, अच्छा, they can only viral DNA and not bacterial DNA. अच्छा पुत्र, that's why called as restriction enzyme. अच्छा मित्र देखो ना, ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास ये अपना भी डीएनए पड़ा है, बैक्टीरिया फेज का भी डीएनए इसके अंदर आ गया। ये एंजाइम आए, उसने पकड़ के इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जब ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो बेटा इसलिए हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसने सिर्फ वायरस के ऊपर अटैक किया, अपने डीएनए को छोड़ दिया, अपने डीएनए को छोड़ दिया, सिर्फ वायरस के ऊपर अटैक किया, इसलिए हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम देते हैं। लेकिन बेटा एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहला जो मॉलिक्यूलर सीजर है या जो एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये डिस्कवर हुआ इन 1970। In 1970, हैमिल्टन और स्मिथ ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया, और अभी तक तकरीबन आपको पता है बेटा, 400 एंजाइम, ये कीवर्ड्स हैं बेटा, 400 restriction enzymes have been recovered, बैक्टीरिया से रिकवर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसमें से 20 आर मोस्टली यूजेस, उसमें 20 जो थे वो मोस्टली यूज होते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि हम एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी इनको कहते हैं, हम इनको एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। अच्छा, और दूसरे नंबर पे हमें बात समझ आ गई कि हम इसको एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वायरस के डीएनए के ऊपर ही अटैक करके उसको खत्म करता है। लेकिन मैंने नाम लिखा बेटा मॉलिक्यूलर सीजर। व्हाट आर मॉलिक्यूलर सीजर? तो जरा गौर से देखिएगा बात को कि these endonucleases restriction enzymes cut the gene of interest, ये gene of interest को from host DNA से ये gene of interest को कट करता है। That is why they are known as molecular scissors। इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर सीजर का नाम देते हैं। आप समझ आगे? अच्छा, अब बेटा ये मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं ये जो मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं ये हमेशा जब भी काटते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको जरा रिमूव करता हूँ। सर ये हैमिल्टन और स्मिथ वाली लाइन दोबारा बता दो। ये बेटा ये साइंटिस्ट है, in 1917 हैमिल्टन और स्मिथ डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद तकरीबन 400 के करीब जो एंजाइम्स हैं दे हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, लेकिन उसमें से हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ 20 को यूज करते हैं। सर ये सिर्फ वायरल होस्ट से ही काटता है जीन को? फिर जरा क्वेश्चन करें, आपकी आवाज कट रही है। सर ये सिर्फ वायरल होस्ट से ही काटता है जीन को? आपने कहा है ना ये बैक्टीरिया पे भी अफेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर बाकियों पे कर लेगा? उसमें ऐसा है कि जब हम इसको खुद से एक्टिव करवाते हैं ना, पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये खुद से एक्टिव इसको करवाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, वरना नेचुरल कंडीशन में ये बैक्टीरिया के अंदर ही मौजूद होते हैं
जो कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि ये नेचुरल कंडीशन में सिर्फ बैक्टीरिया अपने प्रोटेक्टिव मैयत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के अंदर हमने इनको अपने फायदे के लिए यूज किया हुआ है। और जब हम इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर बेटा पर्टिकुलर कंडीशंस भी अप्लाई करते हैं। ये तो नहीं करते ना कि फौरन से इसको हम एंजाइम डालेंगे तो वो डीएनए कट कर देगा। कि जैसी कंडीशंस बैक्टीरिया के अंदर है जिसके अंदर आके ये एक्टिवेट होते हैं, वैसे हमें इन कंडीशंस को प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि ये एंजाइम एक्टिवेट हो सके। अच्छा, ये जो एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है या जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, ये जब भी कट करेंगे, कट द होस्ट जीनोम एंड फॉर्म पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ये जब भी बेटा करेंगे, काटेंगे होस्ट जीनोम को, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस काटते हैं। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, ये सीक्वेंसेस these are 4 to 6 nucleotide arranged symmetrically in reverse order। ये रिवर्स ऑर्डर में प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जरा देखिएगा। ये मैं आपके सामने एक डीएनए होस्ट जीनोम है वो बना रहा हूं। ये जी ए टी टी सी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वो होगा सी टी टी ए जी। अब इसको कट करने लगा बेटा, आपने इसके ऊपर अप्लाई किया, वो इसको कट करेगा। कट कैसे करेगा जरा देखिएगा। जी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी, टी टी ए ए। एक तो ये कट हो गया, दूसरा कैसे कट करेगा ये जी, इसको मतलब हम ये ऊपर वाला सी, ये टी टी ए ए। अच्छा, अगर आप देखें इसको बेटा, ये जीनोम है, उसने इसको दो हिस्सों में काट दिया। एक ये वाला एंड ये, और एक ये वाला एंड ये। हम इसको कहते होते हैं ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या है कि ये 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड अरेंज सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर। क्या मतलब बेटा, ये देखिएगा ए टी टी सी। सिमिलरली ऊपर वाले को देखेंगे ए टी टी सी। मतलब ये नीचे वाला जो उसका स्ट्रैंड है डीएनए का वो सीक्वेंस है, ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है सीक्वेंस का ये वो है। अच्छा, ये रिवर्स ऑर्डर में ऊपर नीचे आ जाते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि दीज आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। लेकिन बेटा जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, जब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की आप बात करेंगे तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जब भी करते हैं रिवर्स ऑर्डर में तो दे प्रोड्यूस
palindromic sequence. Palindromic sequences produce sticky ends that help in attachment of gene of interest. Gene of interest into host genome. ये बेटा बड़ी बात होती है कि ये फिर बाद में जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं ये स्टिकी एंड्स बनाते हैं। स्टिकी एंड्स का मतलब होता है किसी के साथ अडहेर हो जाना, ये चिपक जाना, ये साथ लग जाना, ये एंड फिर जाके उनके साथ लग जाते हैं और ये स्टिकी एंड्स होते हैं ये बड़े आराम के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल जाते हैं और ये बाद में जाके जब जीन एक्सप्रेस होने लगता है तो उस वक्त ये वेक्टर के अंदर भी हेल्प करते हैं स्टिकी एंड्स, ये बाद में जाके स्टिकी एंड्स होते हैं ये आप स्टिकी एंड्स के साथ यानी जीनोम के साथ जाके मिल जाते हैं। तो मतलब ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी मदद से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बेटा बड़े आराम से जाके वेक्टर के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताएं ताकि हम फिर इसको करें आगे करें। सर होस्ट के जीनोम में इसके मतलब कंपैटिबल होंगे अरेंजमेंट जो होती है उनकी? जब बेटा हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं ना और उसका जो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है इको R1। हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी इसी से डिलीट किया, मतलब इसी से हमने ट्रीट किया। फिर हम वेक्टर को भी इको R1 से करेंगे, यानी जिस एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा हम उसी से ही वेक्टर को भी काट देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इको R1 ने जो सीक्वेंस जीन ऑफ इंटरेस्ट में प्रोड्यूस किए हैं वही सीक्वेंस वो वेक्टर के अंदर भी प्रोड्यूस करेगा और ये सेम आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे ये बड़े आराम से एक दूसरे के साथ लग के वेक्टर के अंदर चले जाएंगे। तो बिल्कुल वही दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इसलिए वो जुड़ जाते हैं। अगर वो बेटा जुड़े ना तो फिर वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो ना हुई ना। ठीक हो गया जी, चले हम फौरन से आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे बढ़ेंगे। सर ये जो रिवर्स एंजाइम्स होते हैं ये बैक्टीरिया को वायरस से बचाते हैं? आपके पास कट की पानी रखिए। सर ये रिवर्स एंजाइम्स किसको किससे बचाते हैं ये बता दें। बेटा ये जो रिवर्स एंजाइम नहीं, आप शायद बात को फॉलो नहीं किया ना आपने। मैंने बताया आपको रिस्ट्रिक्शन हाँ, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये बैक्टीरिया नेचुरल तौर पर प्रोड्यूस करते हैं, कुदरतन प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल तौर पर उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को वायरस से सेफ रखने के लिए ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वायरस का डीएनए उनके ऊपर अटैक करता है ये फौरन उसको चॉप अप करते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइस अप करते हैं और उसको इनएक्टिव कर देते हैं, यानी अपनी हिफाजत के लिए ये बैक्टीरिया खुद बनाते हैं। अच्छा जी, सर अगर वायरल डीएनए के पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ना हो तो तब तो वो उसको कट नहीं कर सकता ना? आपने फिर वही बात जो मैंने ब्लैक कलर से लिखी थी, आप किसी बच्चे ने कहा कि सर इसको जरा रिपीट कर दे। मैंने कहा कि देयर आर 400 डिफरेंट टाइप्स, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं दे हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। इसका मतलब है कि वैरायटी ऑफ एंजाइम्स कैन वर्क ओवर अ वायरल डीएनए। एक सीक्वेंस नहीं दूसरे से नहीं तीसरे से नहीं चौथे से, मतलब किसी ना किसी तरीके से उसको काट के इनएक्टिव करेगा, ये एबिलिटी है बेटा। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर? मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर ये है क्या बेटा?
it is a agent that carry gene of interest into the host cell. ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे तो नहीं होता ना कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटें और सीधा बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर दें, या सीधा हम ह्यूमन बीइंग के अंदर दाखिल कर दें कि जनाब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर सीधा ह्यूमन के अंदर इम्प्लांट कर दिया तो वो जीन अपना काम करना शुरू कर देगा। नहीं, उस जीन को सबसे पहले हमें किसी वेक्टर के अंदर इम्प्लांट करना पड़ेगा। वो जो वेक्टर होता है वो एक ऐसा एजेंट होता है दैट कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल, अदरवाइज ये डीएनए टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं। अच्छा, ये क्या करते हैं, हम दो तरीकों से बेटा मॉलिक्यूलर वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। या हम कहते हैं पहले नंबर पे प्लाज्मिड। आपको पता है प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया। हम क्या करते हैं, हम प्लाज्मिड को बाहर निकाल के, यानी बिल्कुल सेम टू सेम ये, बल्कि आप ऐसे कर लें, दैट कैरी जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक तो इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं और दूसरा इनके अंदर फर्टिलिटी के जीन्स होते हैं, फर्टिलिटी जीन्स होते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम इनको आप ऐसे कह लें we isolate them from bacteria। हम बैक्टीरिया से इसको बाहर निकालते हैं, treat with endonuclease restriction enzyme जिसको हम EcoR1 कहते हैं, and gene of interest, और वही जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने EcoR1 से काटा हम सेम एक जगह पे रखेंगे। फिर क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस जो वेक्टर है यानी जो प्लाज्मिड है, स्टिकी एंड्स होंगे, स्टिकी एंड्स या कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स जो होते हैं, दे ज्वाइन ईच अदर। इसमें होता क्या है बेटा, हम उन प्लाज्मिड्स को बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड भी लेते हैं और हम इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डालते हैं। ये एक सोल्यूशन होता है ऐसे। अच्छा, इसके अंदर अब वही EcoR1 हमने एंजाइम डाला हुआ है, वो बिल्कुल इसको उसी चीज से कट करेगा, उसी एंड से कट करेगा जिस स्टिकी एंड से उसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा है। तो ये दोनों आपस में यू ऐसे मिल जाएंगे। जब ये आपस में यू ऐसे मिल जाए, अब ये बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ये क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए। सेम हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हम सेम यूज करेंगे। अच्छा, एक तो हम प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं, दूसरा हम यूज कर सकते हैं वायरसेस कैन आल्सो बी यूज्ड एज वेक्टर। वेक्टर्स के तौर पर हम वायरसेस को भी यूज कर सकते हैं, और ये जो वायरसेस होते हैं ये भी हमें बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देते हैं जैसा कि ये प्लाज्मिड हमें देता है। लेकिन एक चीज बेटा आपने याद रखनी है, इसमें एक एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल आपकी बुक में भी दी होंगी। PSC (101) ये एक प्लाज्मिड का नाम है जिसको हम वेक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और PBR
322, यानी ये दूसरा प्लाज्मिड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ वेक्टर। एक चीज बेटा आपने ख्याल रखनी है, इसके पास टेट्रा, ये एमसीक्यूज है, साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होते हैं, इसके पास टेट्रासाइक्लिन प्लस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं। मतलब ये आप इसको एज अ कीवर्ड लीजिएगा, ये दो वेक्टर होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो वेक्टर होते हैं हम बेटा ये PSC101 PBR322 ये हम वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। एक चीज का बेटा आपने ख्याल करना है कि जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर यानी EcoR1 से ट्रीट करवाएंगे, इसके अंदर हमें एक एंजाइम डालना पड़ेगा और उस एंजाइम का नाम होगा लाइगेज। जो आपको ये लाइगेज क्या करेगा, लाइगेज का एक ही काम है, सील अप द जीन विद प्लाज्मिड। मैं ऐसे सारे स्टेप को रिपीट करता हूं बेटा, आपने मेरा पत्र इसको गौर से सुनना है। मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर का जब हम बात करते हैं, इट इज एजेंट दैट कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द सेल। वो सेल के अंदर हम एज अ वेक्टर जब भी बात करते हैं, हम प्लाज्मिड को भी इस्तेमाल करते हैं, हम वायरसेस को भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया होते हैं दैट कैरी जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी एंड फर्टिलिटी जीन, यानी जो आपको वो पिलस नहीं एफ फैक्टर, वो एफ फैक्टर वाले जीन भी इसी के ऊपर मौजूद होते हैं। हम करते क्या है बेटा, हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लाज्मिड को लेते हैं, हम पहले आइसोलेट करते हैं प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में से, फिर हम उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। जिस ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर को भी काटेंगे, और ये जो प्लाज्मिड होगा ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डालते हैं, मीडियम के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होता है और एक एंजाइम लाइगेज भी होता है, जो बाद में क्या करता है, जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं, जो स्टिकी एंड मौजूद होते हैं उसके जीन ऑफ इंटरेस्ट के और प्लाज्मिड के, उन दोनों को आपस में वो सील अप कर देता है। फिर बेटा मैंने कहा कि इसकी दो एग्जांपल्स हैं, यानी PSC101 जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को रखता है, और PBR322 जिसके पास टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं। ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं, और बहुत से वायरसेस को भी बेटा हम इस्तेमाल करते हैं एज अ वेक्टर। आपको पता है बेटा जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, दे अटैक ओनली ऑन द बैक्टीरिया। जब वो अपना जीन डीएनए दाखिल करता है, हम क्या करते हैं, हम वायरस के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, और जो वायरस होता है जब वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, तो फिर वो क्या करता है, वो अपने डीएनए के साथ साथ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उसके अंदर डाल देता है, लेकिन अपना डीएनए उसके अंदर जाके वो उसको चॉप अप कर देते हैं, स्लाइस अप कर देते हैं। हमारा डीएनए जाके उसके अंदर पड़ा रहता है, वो जाके अपने आप को एक्टिव करता है। हम कहते हैं वायरसेस कैन आल्सो बी यूज्ड एज मॉलिक्यूलर वेक्टर या मॉलिक्यूलर कैरियर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। सर जी बेटा, सर ये लाइगेज जरूरी होता है? लाइगेज अगर नहीं डालेंगे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट और जो प्लाज्मिड है उनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के दरमियान बॉन्ड होते हैं ना, वो नहीं बनेगा। सर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सर खुद ब खुद नहीं हो जाएगी? खुद ब खुद जरूर होती है, लेकिन एक जरा देखिए ना, मैं आपको सिर्फ एक ये एक का स्टिकी एंड है, ये दूसरा उसका जो पार्ट है उसका स्टिकी एंड है ना, इसके पास तो ऑलरेडी से मौजूद है। अच्छा, ये नहीं बननी शुरू हो गई, ये नहीं बननी शुरू हो गई, है ना। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा भाई, तो ये जो पार्ट होते हैं दे आर सील अप बाय द लाइगेज एंजाइम। ये इनके दरमियान होगी एस,
बस समझ आ गई। अच्छा जी, अच्छा नंबर 4 जो हमने कहा था, वो नंबर 4 वो एक्सप्रेशन। सर ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 2 होस्ट का डीएनए कंबाइन करते हैं ना, और उनके न्यूक्लियोटाइड्स हाँ भी जी, कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए। तो ऐसा भी तो हो ऐसे सकता है ही ना है। कि 2 होस्ट के कभी न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीमेंट्री हो ही ना, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा ना बेटा, ये अभी हम प्रीलिमिनरी लेवल पे पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे हैं। जब बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो वो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी नहीं है। देखो ना, आप कह रहे हैं कि ये वाला डीएनए ए डीएनए बी के बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, तो फिर बेटा साइंस उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल ही नहीं करेगी। हम एक्सपेरिमेंट उस चीज का करते हैं जिसके रिजल्ट्स का हमें ऑलरेडी पहले से कुछ पता होता है। मैं अगर आपको वही एग्जांपल से रिपीट करूंगा कि अगर डीएनए ए इज नॉट कॉम्प्लीमेंट डीएनए बी, तो फिर बेटा डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी करने का फायदा ही नहीं। डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी उनके लिए फेवरेबल है जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखो सर ना, फिर ये आपने आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट दिया EcoR1 से, आपने दूसरे प्लाज्मिड को काट दिया किसी और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और आप बैठे रहे कि जनाब ये आपस में स्टिकियंस बना के आपस में ये मैच करेंगे, तो बेटा फिर बात नामुमकिन सी है। तो ये जब भी आप साइंस की एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि एक चीज आपने अपने राइट साइड से पकड़ ली, एक चीज आपने लेफ्ट साइड से पकड़ ली और आपने इसको मिक्स कर दिया, तो आपने कहा ये साइंस होगी। नहीं, हम जब भी साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले एक प्रपोजल बनती है, उस प्रपोजल में हम देखते हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होती है। जब हम कहते हैं ना ये नहीं हो सकता, तो फिर वाकई बेटा वो नहीं हो सकता और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही नहीं होता। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आपस में नहीं है, उनके अंदर रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो सर फिर हम ये कह सकते हैं कि ये टेक्निक लिमिटेड है। अच्छा, एक चीज और, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपसे ये कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि कुछ जीन्स हैं वो हम एक दूसरे के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन बेटा मैंने लिटरेचर के अंदर ये कभी नहीं पढ़ा कि प्लांट्स के जीन उठा के एनिमल्स के अंदर या एनिमल्स के जीन उठा के प्लांट्स के अंदर उन्होंने जनाब इनकॉर्पोरेट डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का। नहीं, प्लांट्स के जीन जब उठाएंगे वो प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, एनिमल्स के जब जीन उठाएंगे तो एनिमल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। आप इसको लिमिटेड ना कहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। जी सर, ठीक अच्छा है। जी, एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए। अच्छा बेटा, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ले लिया, आपने वेक्टर भी ले लिया, आपने वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट भी कर दिया। अच्छा, अब मतलब आप उसको करने क्या जा रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, वो जो आपका वेक्टर बना है, कौन सी वाला, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर यही वाला वेक्टर था, ये अब आपका वेक्टर बन गया। ये वेक्टर आपने बना लिया जिसके पास रिकम्बिनेंट डीएनए है। अब आप करेंगे क्या, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से तो देखिएगा बेटा, एक बैक्टीरिया सेल लेंगे, ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, इसके अंदर आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे आप। ये वाला आपने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, कैसे? बाय ट्रीटिंग होस्ट सेल विद कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? वो बैक्टीरिया को क्या करता है, इट मेक्स बैक्टीरिया परमिएबल, किस लिए, फॉर प्लाज्मिड। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, हमने ये एक्सपेरिमेंट खुद से किया हुआ है। जब भी आप प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आप उसको एक वाटर सोल्यूशन के अंदर रखते हैं, जो कि सोल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है,
आप हल्का सा उसको करंट देते हैं, हल्का सा 12 वोल्ट का एक हल्की से उसके अंदर हम वायर्स को डिप करते हैं। वो क्या करता है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं ना, उन पोर्स को ऐसे ओपन करता है। अच्छा, जैसे ही ओपन करेगा ये प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। जैसे ही प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ये वाला जो प्लाज्मिड होगा, ये वाला जो जीन होगा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है विल एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस करेगा। अगर तो वो जीन इंसुलिन का है, बैक्टीरिया विल मेक इंसुलिन। अगर वो किसी भी प्रोटीन का, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कह रहे हैं आपने वो जीन इनकॉर्पोरेट किया बैक्टीरिया के अंदर हीमोग्लोबिन का, तो वो मेक हीमोग्लोबिन। अगर आपने वो जीन इनकॉर्पोरेट किया किसी एंटीबॉडी का, तो वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगे, बैक्टीरिया विल मेक एंटीबॉडी। मतलब जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने जिस पर्पस के लिए भी बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और बिल्कुल वही प्रोडक्ट बनाने शुरू कर देगा। इसी को तो हम कहते हैं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि आपने उस बैक्टीरिया को डीएनए रिकम्बिनेंट के जरिए, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के जरिए आपने उसको इस तरह से मॉडिफाई कर लिया कि पहले वो एक बेकार सा बैक्टीरिया था, लेकिन बाद में आपने उसको यूज किया कि वो इंसुलिन बनाए, हीमोग्लोबिन बनाए, एंटीबॉडी बनाए, ये आपके लिए जो केमिकल जो आप चाहते हैं वो बनाए। हम कहते हैं कि ये डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। कोई बेटा इसमें क्वेश्चन जो आप इसमें करना चाह रहे हैं? सर हमने कोडॉन वाले टॉपिक में पढ़ा है कि एक कोडॉन जो ह्यूमन में एक प्रोडक्ट बनाता है वो बैक्टीरिया में कोई और प्रोडक्ट बना रहा होता है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा? मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने इंसुलिन का डाला बैक्टीरिया के अंदर, वो बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन नहीं बनाएगा। जी आपके सर, कहने का मतलब यही? जी सर जी। आपके कहने का तो फिर तो बेटा वो बेकार है। डीएनए टेक्नोलॉजी रिकम्बिनेशन जो आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की है वो तो बेकार है, वो तो किसी काम की नहीं। अब देखो ना, अगर आपने इंसुलिन का जीन डाला है और वो आपको इंसुलिन बना के नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है जितनी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपने इतनी हैक्टिक एक्सरसाइज की है कि पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, फिर आपने उसको जनाब वेक्टर के अंदर डाला, फिर आपने उसको काटा, फिर वेक्टर के अंदर डाला, फिर इनकॉर्पोरेट किया इनटू द होस्ट सेल, और वो आपको आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग बेकार है। फिर तो आपने वो सारा जो प्रोसेस किया वो तो बिल्कुल खराब है। ऐसा नहीं है। अच्छा, नॉट इन ऑल केसेस दिस इज एप्लीकेबल, इन फ्यू केसेस दिस इज एप्लीकेबल। और कोडॉन आपको पता है, जो कोडॉन होते हैं दे आर यूनिवर्सल एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट कोडॉन के। बाकी सारे बैक्टीरिया हो या ह्यूमन बीइंग, जितने भी कोडॉन होते हैं दे आर सिमिलर, स्वाय माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के। और हम ये जो प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ये इंसुलिन की प्रोटीन, ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन नहीं है। तो बैक्टीरिया का जो सीक्वेंस ह्यूमन बीइंग के अंदर है, वही सीक्वेंस बैक्टीरिया जब बनाएगा तो उसके अंदर मौजूद होगा। अब बेफिक्र रहें, ऐसा हर केस में नहीं है। ठीक हो गया? और सर जब हम एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं बैक्टीरियल डीएनए को, तो सर एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरियल डीएनए को तो कट ही नहीं कर सकते। फिर जरा आपकी आवाज कट गई, जरा प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं बैक्टीरिया में, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो बैक्टीरियल डीएनए को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एंडोन्यूक्लियस के जरिए बैक्टीरियल डीएनए को कैसे कट कर सकते हैं प्लाज्मिड को? जब हम प्लाज्मिड को अलग करते हैं ना आउटसाइड, तो हम उसको आउटसाइड की बैक्टीरियल सेल उसको कट करवाते हैं। मैंने बेटा फिर आपसे वही कहा ना कि हम इस प्लाज्मिड को सेल से निकाल लेते हैं, सेल से निकाल के हम टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं। हम इसको वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हमारा एंजाइम एक्टिव हो जाए। हम ये नहीं करते कि फौरन हम डालेंगे तो प्लाज्मिड अपना कट जाएगा, ऐसा नहीं। हम एंजाइम डालेंगे, हम उसको पर्टिकुलर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं,
हम उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हम उसको पर्टिकुलर मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर जाके वो एंजाइम एक्टिव होकर इसको फौरन से काटता है। वरना ये नहीं होता कि अच्छा अब देखो ना, एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया सेल प्रोड्यूस कर रहा है और वो प्लाज्मिड को वहां पे नहीं काट रहा, लेकिन जब आप प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं वहां पे काट रहा है, तो इसका मतलब है कि कंडीशंस मस्ट बी डिफरेंट, वो कंडीशंस डिफरेंट होंगी, बैक्टीरिया सेल के अंदर और होंगी और वो कंडीशंस डिफरेंट होती हैं जिसके अंदर हम उसको कट करते हैं और बाकायदा कंडीशंस को ऑप्टिमाइज किया जाता है, मतलब टेम्परेचर को भी, पीएच को भी, मीडियम को भी, हर चीज को ऑप्टिमाइज करके इसको काट दिया जाता है। और कुछ मिला बेटा इसमें? ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज द सेकंड लर्निंग पॉइंट, और वो है पीसीआर क्या है? व्हाट इज पीसीआर? स्क्रीनशॉट लिया अभी हमें। पॉलीमरेज हाँ chain reaction. It is polymerase chain reaction. एक बेटा ये साइंटिस्ट है जो कि कैरी मुलस है, कैरी बी मुलस भी कहते हैं। कैरी मुलस इन 1983 उसने इस पीसीआर को डिवाइस किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को, जिसमें बेटा क्या होता है इसका नाम हमने रखा पॉलीमरेज एंजाइम्स की बेस पे, बेस टेक्निक, क्योंकि ये पॉलीमरेज एंजाइम बेस्ड टेक्निक है इन विच डीएनए इज रेप्लिकेटेड, डीएनए रेप्लिकेट होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सिर्फ अपने डीएनए की बेस पे, क्योंकि इसके अंदर हम एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन करता है और उसका नाम पॉलीमरेज है, हम इसी वजह से इसको भी कहते हैं कि ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ये बेटा एक ऑटोमेटिक जो पीसीआर होता है, इट इज PCR is done by automatic thermocycler. ऑटोमेटिक थर्मोसाइक्लर होता है, एक मशीन होती है, उसको हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं। हमारी लैब्स के अंदर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी पड़ी हुई है, 3-4 पड़ी हुई है। हम जीन इंटरेस्ट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके जरिए हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को या एनी जीन को, कोई भी जीन जो होता है कैन बी रेप्लिकेटेड, हम इनको रेप्लिकेट करते हैं थाउजेंड्स टाइम हम इसको रेप्लिकेट करते हैं। मतलब आप एक कॉपी अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसकी 1000 कॉपी विद इन मिनट बना सकते हैं, मतलब इतना तेज ये काम करते हैं और हम इसको थर्मोसाइक्लर का काम करते हैं। अच्छा, इसमें जरा एक चीज है बेटा कि इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड क्या क्या होगा इस टेक्निक के अंदर, तो बेसिकली हम इसकी रिक्वायरमेंट लिखेंगे पहले। रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या है? सबसे पहले हमें एक प्राइमर चाहिए। ये जो प्राइमर होगा इज 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये आपने कीवर्ड याद रखने हैं, 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस complementary to either side of
डीएनए, इधर साइड ऑफ डीएनए, यानी दोनों साइडों पे वो एप्लीकेबल हो, दोनों साइडों के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, जो जुड़ सकता हो, हमें वो चाहिए। और एक हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम which is temperature insensitive, temperature insensitive का मतलब क्या होता है? can be worked at high temperature, जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी काबिल अमल हो। और आपको पता बेटा, ये एक पॉलीमरेज एंजाइम जिसका नाम टैग पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज, ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। ये एक बैक्टीरिया that can live over 85 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जिंदा रहता है। हमने साइंटिस्ट ने इनमें से एंजाइम को निकाला जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज, और वो हम पीसीआर के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि आपने इसको नाम दिया थर्मोसाइक्लर। इसका मतलब है, थर्मोसाइक्लर का मतलब होता है कि आपके टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है। तो आपको पता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन इन, और जो प्रोटीन्स होती हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। अगर आपने टेम्परेचर, आपने पढ़ा होगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम काम करते हैं। अच्छा, अगर हम पीसीआर के अंदर टेम्परेचर को लेकर जाते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है वो तो 37 है, तो ये तो एंजाइम काम खराब करेंगे, तो ये डीनेचर हो जाएंगे। तो फिर उसके लिए साइंटिस्ट ने थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर रहते हैं और वो हाई टेम्परेचर के ऊपर रेप्लिकेशन का काम भी करते हैं, हमने वहां से भी एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया और ये थर्मोसाइक्लर यानी पीसीआर के हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एंजाइम डीनेचर ना हो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि हम फिर आगे चलें। बेसिक मैकेनिज्म जो बेटा इसमें इन्वॉल्व होता है पीसीआर के अंदर, जो बेसिक मैकेनिज्म है वो कुछ ही होता है, जरा देखिएगा। ये एक डीएनए की कॉपी है या एक जीन है, फाइव प्राइम है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। अच्छा, अब होगा क्या? थर्मोसाइक्लर, पहला साइक्लर क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो इसका मतलब ये होगा ये जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के ये आपस में सेपरेट होगा। हम इस स्टेप को कहते हैं डीनेचराइजेशन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस स्ट्रैंड की और इस स्ट्रैंड की, वो जो नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान होती है, वो बेटा ब्रेक हो जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा? इसमें हम कहते हैं अनीलिंग होती है। अनीलिंग होती है। अनीलिंग का मतलब क्या होता है कि इसके 3 प्राइम एंड पे आके
यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, याद करें मैंने आपसे कहा कि प्राइमर इज रिक्वायर्ड। प्राइमर क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। प्राइमर इज अटैच ओवर हियर, मैं इसको लेबल कर देता हूँ। हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे आके प्राइमर अटैच हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर स्लो डाउन, थोड़ा सा टेम्परेचर स्लो डाउन होगा। फिर क्या होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ ऐसे लगा हुआ। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। और आपको पता है जो रेप्लिकेशन है इट इज ऑलवेज फ्रॉम 3 to 5 प्राइम। ऐसे एक्सटेंशन होगी, इस डायरेक्शन में आके पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। वो पॉलीमरेज एंजाइम आके इस प्राइमर के ऊपर अटैच होगा और इस प्राइमर के ऊपर अटैच होके वो आगे आके एक्सटेंशन करता जाएगा। यहाँ पे भी अटैच होगा और वो एक्सटेंशन करेगा। जैसे जैसे बेटा ये एक्सटेंशन होती जाएगी वैसे वैसे ये जो डीएनए है ये अपना डबल स्ट्रैंड होता जाएगा। अच्छा, जब ये डबल स्ट्रैंड हो जाएगा तो फिर बेटा ये कुछ इस तरह से होगा। अब जरा देखिएगा, आप इसको कहते हैं इट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से मुराद ये होती है कि पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करता है। हम इसको लेबल करते हैं इट इज पॉलीमरेज एंजाइम। अब जब आप बेटा इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से सूरत हाल बनेगी। ये देखो, पहले एक कॉपी, अब ये इसकी 2 कॉपी होगी। अच्छा, ये है 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। फिर क्या करते हैं आप, फिर इसका टेम्परेचर हाई करते हैं। अगेन ये डीनेचुरलाइजेशन होगी। डीनेचुरलाइजेशन में फिर ये 2 से 4 कॉपी बन जाएंगी। फिर 4 का टेम्परेचर आप हाई करेंगे, 8 कॉपी बन जाएंगी। 8 का टेम्परेचर हाई करेंगे, मतलब बेटा ये विद इन मिनट, ये 1 मिनट में थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बना सकता है एक जीन की, बिकॉज ऑफ दिस बेसिक मैकेनिज्म। एक कॉपी से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और ये ऐसे बनते जाते हैं क्योंकि ये प्रोसेस विद इन सेकंड्स में कंप्लीट हो रहा होता है। कुछ सेकंड्स में टेम्परेचर हाई, कुछ में लो, कुछ में हाई, कुछ में लो। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई लो होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरलाइजेशन, लो टेम्परेचर पे आके एक्सटेंशन, फिर डीनेचुरलाइजेशन, फिर एक्सटेंशन, फिर डीनेचुरलाइजेशन, फिर एक्सटेंशन। बार बार ये प्रोसेस चलता है। और जब बार बार ये प्रोसेस चलता है तो जितना टेम्परेचर हाई होगा और जितनी दफा लो होगा उतनी ही कॉपीज जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा, आप प्लीज पूछो। सर, हम फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर इंसान का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो फिर ये टेक्निक होगी ना, तो फिर ये सबके लिए एप्लीकेबल तो नहीं ना होगी। ये ऑलमोस्ट 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सटेंशन होती है ऑलमोस्ट। जो अनीलिंग होगी वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये जो एक्सटेंशन होती है ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आप अंदाजा कर लें कि हम सिर्फ इतना करते हैं कि टेम्परेचर को 50 और 95 के दरमियान रखते हैं, ऊपर नीचे करते जाएंगे, टेक्निक एप्लीकेबल होगी। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, आपने कहा कि सर ये टेक्निक हर एक के लिए है, नहीं, इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन इन आवर डीएनए। हर जीन ऐसे नहीं होता।
सर जिनका टेम्परेचर इतना हाई होता है उन पे ही एप्लीकेबल होती है या फिर हम लोग खुद टेम्परेचर इतना करके तो ये टेक्निक परफॉर्म करवा देते हैं? ये हम खुद से टेम्परेचर इतना करके ये टेक्निक परफॉर्म करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ना इंडिया के ड्रामा देखा होगा, उस ड्रामे का नाम है CID, शायद आप लोगों ने देखा हो या सुना जरूर होगा। अच्छा, उसमें ना वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, वो जनाब कहते हैं कि जी शीशे के गिलास के ऊपर वो किसी का वहां पे वो DNA लगा, तो वो ऐसे ना वहां से शीशे के गिलास के ऊपर से वो स्वैब लेकर उसको वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहे होते हैं। अच्छा, वो बेटा जो आप शीशे के गिलास को हाथ लगाएं और उसके ऊपर जो निशान पड़े हैं उसके ऊपर आपका DNA चला गया। फिर क्या करते हैं, वो जाके इसको PCR करते हैं, फिर वो उसको एम्पलीफाई करते हैं, फिर वो एक सीक्वेंस बनाते हैं, वो कहते हैं कि ये फलां बंदे का हाथ सर रेप्लिकेशन तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे नहीं होती है, 3 to 5 होती है। सर रेप्लिकेशन 5 डैश टू 3 डैश। सर बुक में 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखा हुआ है, बुक में 5 to 3 है। चलिए आप बेटा इसको फिर जरा उलट कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक होगी। ये 5 to 3, ये भी 5 to 3, इसको प्लीज फिर आप करेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, और कोई इसमें कुछ चीज पूछने वाली? टाइम मुझे बताएं कितना रह गया ताकि हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करें। सर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और PCR में मेजर डिफरेंस क्या है? भाई PCR देखो ना, आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट किया। अच्छा, अब आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट किया है। अच्छा, आप वो सेल माइक्रोस्कोपी, न्यूक्लियस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, जो क्रोमोसोम है वो अल्ट्रा से अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, और जो जीन है वो तो सुपर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, आप तो उसको देख ही नहीं सकते। अच्छा, पर एक जीन आपको कहाँ मिलेगा? अगर वो छोटी से छोटी बोतल भी है, छोटी से छोटी भी, ये एक वायल है छोटी सी, आपने उसके अंदर जीन डाला है, एक है, तो आप तो उसको देख नहीं सकते, उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते, उसको पकड़ ही नहीं सकते। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो एक जीन होगा इसको PCR करना पड़ेगा। अच्छा, PCR is a part of biotechnology, is a part of DNA gene recombinant DNA technology। इसमें मेजर फर्क नहीं है, मतलब ये दो टेक्निक, आप ये ना कहें कि PCR कंपेरेबल टू DNA recombinant technology, ऐसा नहीं है। PCR is a part of DNA recombinant technology, उसमें DNA recombinant technology में PCR is a basic part और वो इस्तेमाल होता है। इसमें मेजर डिफरेंस ना पूछें। मेजर डिफरेंस उसमें होता है जब दो कंपैरेटिवली टेक्निक सामने आती है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह बाकी कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजेदार टॉपिक है बेटा। यानी ऐसे लगता है जैसे ये बंदा खुद से परफॉर्म कर रहा है और हमने किया भी हुआ है, तो बड़ा मजेदार।